नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा प्यारा लाइक दे दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। एक से बढ़कर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं और पूरा कंफर्म करवा दे रहे हैं, पूरा क्लियर करवा दे रहे हैं, एकदम कोई टॉपिक छूट ही नहीं रही है। आप लोगों की मजा आ रहा होगा। तो चलिए दोस्त, कल मैंने आपको खनिज लवण पढ़ाया, मिनरल्स। मिनरल्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, मिनरल्स होते क्या हैं, क्या कार्य करते हैं, इनके प्रकार क्या हैं। अब मिनरल में कौन कौन से मिनरल्स हैं उनके बारे में जानना है। तो जब उनके बारे में जानना है तो देरी ना करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है, जल होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता में आती हैं भाई, जो हमारे शरीर में वृद्धि, विकास और नियंत्रण का कार्य करती हैं। क्या कार्य करती हैं? वृद्धि, विकास और नियंत्रण का कार्य करती हैं। इसमें से अगर आपको सीधी सीधी बात कही जाए तो भाई, लोहे की जरूरत क्यों होती है हमारे शरीर को, तांबे की जरूरत क्यों होती है हमारे शरीर को, ये सारी बातें। अब आप लोग कहेंगे सर जी लोहा, अरे वही लोहा जो होता है हम लोग खा लें उससे ना पूर्ति हो जाए इसकी। तो ऐसा कीजिएगा मत, गलती से भी मत कीजिएगा कि लोहे का घोल बनाकर पी लीजिए, तांबे का घोल बनाकर पी लीजिए, पोटेशियम का पाउडर पाइए, कैल्शियम का पाउडर पाइए तो तुरंत गपाक से खा लीजिए। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हमें उन तत्वों की आवश्यकता होती है, ना कि उनके भौतिक स्वरूप की। अगर भौतिक स्वरूप की बात करें तो जैसे भौतिक स्वरूप में लोहा, जैसे हमारे फोन में लोहा लगा हुआ है, उसके बॉडी में जो है पार्ट है, लोहे के पार्ट छोटे छोटे मोटे बने हुए हैं, और इस बोर्ड में लोहा लगा हुआ है। तो ऐसे पार्ट्स को थोड़ी खाना है हमें, ऐसे पार्ट्स हमारे खनिज लवण थोड़ी है। उनका रासायनिक रूप हमारा क्या है? खनिज लवण है। अब रासायनिक रूप में हमें उन्हें लेना है, ना कि भौतिक रूप में लेना है। रासायनिक अपघट्यों को लेना है, तत्वों को लेना है, ना कि लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए और खा लीजिए, खाकर दुनिया से चले जाइए। तो ऐसा काम ना कीजिएगा। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि भाई कैल्शियम, सबसे पहले हम लोग किस टॉपिक को लिया जाए? कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो कैल्शियम की। देख लीजिए, चलते हैं भाई, शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम कह दें कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक। ये जो कैल्शियम है, अंग्रेजी भी देख लीजिए भाई, आप लोग जो भी देखना चाहें सब हम दिखाएंगे आपको, सब बताएंगे। और इसको तत्व के रूप में जब प्रदर्शित किया जाता है तो किस सांकेतिक शब्द से प्रदर्शित किया जाता है? तो Ca, ये हो गया आपका कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज लवण हमें, खनिज लवण में जितने भी खनिज लवण होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता किसकी होती है? तो कैल्शियम की होती है हमारे शरीर को। अब ये जो कैल्शियम है दोस्त, इसके स्रोत क्या है, इसकी कमी से रोग क्या हो सकते हैं, ये दैनिक जीवन में हमें इसकी कितनी आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर में इसका कितना भाग होता है, इन सारी चीजों को हमें जानना है। तो चलिए देखिए, मैंने लिख दिया है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद इसकी टॉपिक भाई चलिए हल किया जाए। लीजिए, ये हो गया। तो अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बताइए, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, शरीर को आवश्यकता होती है, सर्वाधिक मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है लगभग 1200 ग्राम। लगभग कितना होता है भाई? तो लगभग 1200 ग्राम
1200 ग्राम की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। शरीर के भार का, हमारे शरीर के भार का लगभग 2%, हमारे शरीर के भार का लगभग कितना होता है, 2% होता है। अब ये बताइए कि ये जो है इसका स्रोत क्या होता है कैल्शियम का। कैल्शियम का स्रोत, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि एक पदार्थ होता है दूध। दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हार्मोन्स भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, एंजाइम्स भी मिलते हैं, और ये जो खनिज लवण है सारे के सारे खनिज लवण भी मिलते हैं। मतलब दूध को हम संतुलित आहार के रूप में देख सकते हैं। दूध एक ऐसा पोषक पदार्थ है, ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सारे के सारे खनिज लवण मिल सकते हैं। तो आपसे पूछे कि स्रोत, तो स्रोत में सबसे पहले आप क्या लिख दीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना हो तो स्रोत में भाई सबसे पहले आप लिखिएगा दूध, क्योंकि दूध में सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीज, पनीर हो गया, दही हो गई, मांस हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, ठीक, ये सारी चीजें। सब्जियों में भी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सब्जियों में भी पाया जाता है। ये हो गया, स्रोत हो गए। आवश्यकता कितनी होती है, वजन कितना होता है, हमारे शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है, तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म हुई। अब देख लीजिए कैल्शियम का कार्य क्या होता है। कैल्शियम का कार्य क्या होता है इसको देख लेते हैं। एक काम कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, कार्य को हम अलग से एक पेज में पूरा रख देते हैं, जल्दी कीजिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करें, लीजिए ऊपर करें और कार्य को लिखें ताकि एक जगह पे ये मिल जाए कार्य। कार्य में सबसे पहला कार्य क्या होता है, आप जानते हैं कि हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना। किसको, दांतों को। हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, प्रदान करना, ये हो गया पहला। और दूसरी बात कर लें तो शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक। तो जरा ये बताइए, जब शरीर की वृद्धि में ये सहायक है तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। तो अब ये बताइए जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम की जो मात्रा होती है अगर कमी हो गई तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में तो जानते हैं कि शरीर का वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। तो अब ये बताइए, तो जब कैल्शियम की पूर्ति हमारे शरीर में हो ही रहेगी तो प्रोटीन की भी पूर्ति होगी, प्रोटीन की पूर्ति होगी तो शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता मिल जाएगी। ये चीजें, दो चीजें समझ में आया, दो चीजें समझ में आया। तो इसके बाद आता है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन में, अब रक्त स्कंदन क्या होता है, तो रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का जमाव। क्या होता है, रक्त का जमाव। रक्त के जमाव में भी ये सहायता प्रदान करता है। तो कैल्शियम तत्व, अगर कोई कहे कि भाई
कौन सा खनिज लवण होता है जो रक्त के स्कंदन में, रक्त के जमाव में सहायता प्रदान करता है? तो सीधे सीधे कह दीजिएगा कि क्या? कैल्शियम। कैल्शियम रक्त के जमाव में, जब चोट लग जाती है, चोट लगने पर रक्त बहता है, तो उस समय कौन सा तत्व सहायक होता है? तत्व की बात करें तो आप आ जाइएगा सीधे सीधे कैल्शियम पर। रक्त स्कंदन में सहायक होता है, स्कंदन में सहायक होता है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लें तो इसको थोड़ा ऊपर भेजते हैं और 4 की बात करें तो कैल्शियम की सहायता से ही विटामिन की आपूर्ति होती है। कैल्शियम की सहायता से हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। कैल्शियम की सहायता से एक मिनट, सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें इसके सांकेतिक रूप में। तो कैल्शियम की सहायता से शरीर में विटामिन डी, कौन सी? विटामिन डी की आपूर्ति होती है। डी की क्या होती है? आपूर्ति होती है, डी की आपूर्ति होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो गई, कैल्शियम का प्रभाव कैसे पड़ जाएगा? हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां कमजोर होंगी तो हड्डियां ही एब्जॉर्ब करती हैं किसको? सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलती है। अब विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में आपूर्ति हो गई तो शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? ये तो जानते ही हैं। कौन सा रोग होता है, जरा बताइएगा। शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हो जाएगी और डी की आपूर्ति होते ही शरीर में रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। ये मैंने विटामिन पढ़ाते समय बताया है। जब विटामिन पढ़ाते समय बताया है तो अब इसको आगे बताऊंगा नहीं, मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा। इसके बाद ओस्टोपोरोसिस हो जाता है। ओस्टोपोरोसिस, अब ये क्या होता है? हाँ, ये बताऊंगा क्योंकि ये नहीं बताया था मैंने। ओस्टोपोरोसिस क्या होता है? ओस्टोपोरोसिस क्या होता है? हड्डियों का टेढ़ा व कमजोर हो जाना। हड्डियों का टेढ़ा व कमजोर हो जाना। हड्डियों का टेढ़ा व कमजोर हो जाना। कमजोरे नहीं भाई, कमजोर हो जाना, ठीक है, कमजोर हो जाना। इसे सीधी सीधी बात कहें तो जैसे देखते हैं होंगे आप लोग कुबड़ा आपने देखा है? ऐसे इंसान झुक जाएगा, झुकने के बाद पीछे जो होता है वो प्रोटीन वहां पे इकट्ठा हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इंसान कुबड़ा हमेशा झुक कर चलता है। कुबड़ी आपने देखा होगा, रामायण में देखा होगा कुबड़ी, तो वो आपको दिख जाएंगी। आपके आसपास लोग भी दिखते हैं कुबड़े जो हमेशा झुक कर चलते हैं। उनकी देखेंगे पीठ की हड्डी जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है। तो वही होता है ऑस्टोपोरोसिस। किसकी कमी से हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से ये हो जाता है विटामिन डी की कमी, डी की कमी से ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा आपको। मांसपेशियों में ऐंठन होता है। अगला क्या होता है? अगले की बात कर लूं, एक मिनट यहीं रुको। अगले की बात कर लूं तो भाई चौथे के बाद ये पांचवा हो गया, चौथा, अच्छा ये पांचवा ये हो जाएगा। तो पांचवें पर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों में ऐंठन आती है। मांसपेशियों में क्या होती है? ऐंठन आ जाती है इसकी कमी से। मांसपेशियों में ऐंठन, ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। ऑस्टोमेलेशिया रोग हो जाता है। कौन सा? ऑस्टोमेलेशिया। ऑस्टोपोरोसिस अभी सुना था आपने, ऑस्टोमेलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टोमेलेशिया क्या होता है दोस्तों? ये ज्यादातर स्त्रियों में होने वाला रोग है। किसमें? तो ये ज्यादातर स्त्रियों में होने वाला रोग है। स्त्रियों में ज्यादातर होता है, ज्यादातर स्त्रियों में होता है। क्या होता है ऑस्टोमेलेशिया? ऑस्टोमेलेशिया होता क्या है? तो ऑस्टोमेलेशिया जो होता है दोस्तों, ये हड्डियों से कैल्शियम का बाहर आना। हड्डियों से कैल्शियम का क्या होना है? बाहर आना। हड्डियों
से कैल्शियम का बाहर आना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए इसके लक्षण। अब दैनिक आवश्यकता कितनी होती है इसकी, चलिए ये हो गया। अच्छा, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो यहीं बगल में साइड में थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही समाप्त हो जाए। तो दैनिक आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता मतलब एक दिन में हमें कितने कितने ग्राम ये लेना चाहिए, मिलीग्राम। ग्राम लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। कितना लेना चाहिए, मिलीग्राम में लेना चाहिए, क्योंकि 1200 ग्राम हमारे शरीर में होता है, 1200 ग्राम की आवश्यकता ही रहती है। तो मिलीग्राम में डेली लेते रहते हैं इसको। तो मिलीग्राम में जो डेली लेते रहते हैं, तो कैल्शियम की मिलीग्राम में जो आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता होती है, वो कितनी होती है, तो ये होती है आपको लगभग 400 से 500 ग्राम। 400 से 500 मिलीग्राम, भाई ग्राम नहीं, मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम की आवश्यकता होती है पर डे। ये पर डे की बात कर रहा है। अगर इसमें बात कर ले, अगर 1 से 9 साल की बात कर ले, तब भी उनको भी 400 से 50 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। वयस्कों की बात कर ले तब भी इतनी ही आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वहां पे हम बात कर ले बाल्यावस्था यानी कि किशोरावस्था की बात कर ले, किशोरावस्था की बात कर ले, तो लगभग 600 से 700 मिलीग्राम की जरूरत हो जाती है। वहां थोड़ी सी आवश्यकता बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे बार बार आपसे इतना नहीं पूछेगा। जो पूछता है, एक और पूछता है, गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के समय कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है स्त्री को, या स्तनपान कराने वाली, जो स्तनपान कराती हैं स्त्रियां, स्तनपान मतलब बेबी जिनको हुआ रहता है, जिनको बेबी हुआ रहता है, स्तनपान कराती हैं, या गर्भधारण के समय कितनी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आवश्यकता बढ़ जाती है लगभग कितने की, 1000 से 1200 मिलीग्राम की आवश्यकता दैनिक जीवन में उनको होने लगती है। किनको, तो जो स्तनपान कराती हैं स्त्रियां, जो गर्भाशय धारण के लिए रहती हैं, इन स्त्रियों को आवश्यकता हो जाती है। तो नोट कर लीजिए, इनको नोट कीजिए। तो नया पेज लेते हैं, इनको नोट कीजिए जल्दी से, तो नया पेज लिया जाए। ये यहां से आएगा नया पेज, पहले इसको कैंसल, लीजिए नया पेज मिल गया। तो आपने कैल्शियम देखा, कैल्शियम की आवश्यकता देखा, कैल्शियम के कार्य देखे। कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता क्या होती है, हमारे शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है, ये भी देख लिया। कार्य क्या होता है उसका, वो भी देख लिया आपने। तो इसके बाद चलते हैं फास्फोरस पर। किस पर चले, तो अगला जो होगा आपका, ये क्या होगा, फास्फोरस। फास्फोरस को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, तो पी से प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पी से प्रदर्शित करते हैं फास्फोरस को। और हो सकता है ऐसे लिखा भी जाता हो, फास्फोरस लिखा भी ऐसे ही जाएगा। तो ये बताइए, जो फास्फोरस है, ये सर्वाधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है हमारे शरीर को, दूसरे नंबर पर कौन सा ऐसा खनिज लवण है जिसकी आवश्यकता हमें सर्वाधिक होती है। कैल्शियम नंबर 1 पर था, फास्फोरस नंबर 2 पर हो जाएगा। फास्फोरस कितने पर हो जाएगा, नंबर 2 पर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये क्या, इसकी मात्रा शरीर में कितनी होती है, मात्रा शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है भाई, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, इसका आयतन। तो कितनी मात्रा होती है इसकी शरीर में, लगभग बताइए। पहले तो भार देख लीजिए ना, शरीर में, शरीर के भार का जी, शरीर के भार का 1% होता है, शरीर के भार का 1% होता है। खनिज लवण, खनिज लवण की आवश्यकता में दूसरा स्थान है इसका, दूसरा स्थान होता है इसका। तो ये है फास्फोरस का। स्रोत क्या होता है इसका,
स्रोत क्या होता है भाई? तो मैंने अभी बताया कि दूध को सबसे पहले लिख लीजिए, फिर मांस लिख लीजिए, फिर अंडा लिख लीजिए, अंडे की जर्दी लिख लीजिए, और साथ में मेवे लिख लीजिए। जो मेवे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, अच्छा उसमें नहीं लिखा था, मेवे लिख लीजिए, सब्जियां लिख लीजिए, सब्जियां लिख लीजिए। तो इन सभी चीजों में आपका फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद चलें आगे। हो गया? चलिए आगे चलें। तो दैनिक आवश्यकता कितनी होती है इसे देख लेते हैं। दैनिक आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता कितनी होती है भाई? तो 500 मिलीग्राम से 700 मिलीग्राम तक इसकी दैनिक आवश्यकता होती है, पर डे की आवश्यकता जो होती है, ये हो गया। और साथ ही साथ इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है हड्डियों एवं दांतों में मजबूती प्रदान करना, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। अभी यही कार्य मैंने वहां पर लिखा था। तो दांतों में जो सबसे ज्यादा मजबूती होती है किसके कारण होती है भाई? तो वो दांतों में सबसे ज्यादा मजबूती फास्फोरस के कारण होती है। लोग कहते हैं कैल्शियम के कारण दांत मजबूत होते हैं, तो कैल्शियम साथ में होता है जो रंग प्रदान करता है। ज्यादातर सबसे ज्यादा जो मजबूती प्रदान होती है किसके कारण होती है? तो वो इसके कारण होती है, फास्फोरस के कारण। दांतों का जो इनेमल होता है सबसे मजबूत भाग होता है, तो लिख देते हैं ना। दांतों के इनेमल, इनेमल भाग की मजबूती, दांतों के इनेमल भाग की क्या है? मजबूती, मजबूती किसके कारण होती है? तो ये होती है आपके फास्फोरस के कारण, फास्फोरस के कारण मजबूती होती है। नोट कर लीजिए, नहीं मिलने वाला जल्दी। तो ये सारे कार्य किसके हो गए? सारे कार्य हो गए फास्फोरस के। फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता हो गई, कितनी होती है? 500 से 700 ग्राम। मजबूत कार्य हो गया। दांतों का इनेमल भाग जो होता है, दांतों का सबसे मजबूत भाग क्या होता है? इनेमल होता है, जो दांत का कवर कहलाता है, दांत का खोल कहलाता है। दांत का खोल या दांत का कवर, उसकी सबसे ज्यादा मजबूती किसके कारण होती है? तो उसकी मजबूती फास्फोरस के ही कारण होती है। दांतों का रंग किससे प्रदान होता है? तो दांतों का रंग कैल्शियम प्रदान करता है। तो दांतों भाई कैल्शियम के कारण थोड़ी मजबूती भी आती है, क्योंकि जानते ही हैं हड्डी का कार्य है, तो हड्डी की मजबूती भी इसी से होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इनेमल की मजबूती जब पूछ लेगा आपसे, तो इनेमल की मजबूती जो होती है वो फास्फोरस के कारण होती है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं, अगला पेज लेते हैं। अगला क्या होगा भाई? सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम। सोडियम को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो Na से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? Na से प्रदर्शित करते हैं। लिखने को सोडियम ऐसे लिखते हैं। ये हो गया। सोडियम आप लोग जानते हैं कि सोडियम कहाँ पाया जाता है? इसकी पर्याप्त मात्रा भाई कहाँ पाई जाती है? पर्याप्त मात्रा नमक में पाई जाती है, आप लोग जानते हैं। नमक, इसीलिए इसको NaCl भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा उसी में मिलती है इसकी। स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? तो स्रोत हो जाएगा दूध, मांस, अंडा, मेवे, सब्जियां। दूध, अंडा, मांस, मेवे, और क्या हो जाएगा? सब्जियां हो जाएंगी। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण करना। रक्तचाप का मतलब रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना। शरीर में हृदय के संकुचन को नियंत्रित करना, मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करना। क्या क्या होता है? मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करना, और हृदय की गति को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, इसका कार्य होता है। तो ये सारा कार्य आपने अगर जान लिया है तो चलिए लिखना शुरू कर देते हैं। लिखना शुरू करें, चलिए। शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है, पहले इस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं।
शरीर में मात्रा कितनी होती है? 100 mg। 100 mg नहीं भाई, शरीर में इसकी आवश्यकता 100 ग्राम होगी, ग्राम हो जाएगी। जीएम लिखिए, mg नहीं। 100 ग्राम लिखिए ना, जीएम लिखिए। शरीर में आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता नहीं बोले हैं, तो ये हो गया। स्रोत, स्रोत लिख लीजिए। स्रोत क्या होता है? स्रोत है आपका दूध है। दूध सभी में मैंने बोला है, लिख लीजिएगा। मांस हो गया, अंडा हो जाए, अंडे के साथ क्या हो जाए? अंडे के बाद आपको मेवे हो जाए, मेवे में भी मिलेगा, सब्जियों में भी मिलेगा। किस में मिलेगा? सब्जियों में भी मिलेगा। तो ये हो गए इसके स्रोत। स्रोत के बाद इसके कार्य देख लीजिए। कार्य क्या है? कार्य है मांसपेशियों में संकुचन को, मांसपेशियों में संकुचन को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या हो सकता है? रक्त दाब को नियंत्रित करना, रक्त दाब को नियंत्रित करना। नोट कीजिए, रक्तदाब को नियंत्रित करना दूसरा हो गया। तीसरा मैं क्या बता दूं आपको? शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखना। क्या हो जाएगा? जल के संतुलन को बनाए रखना, संतुलन को बनाए रखना, ये कार्य हो गया इसका। अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? कुछ ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ लिए, स्लो हो जाए। चलिए, स्लो हो जा रहे हैं भाई। अधिकता से रोग, सोडियम की अधिकता से हमारे शरीर में क्या रोग हो जाता है वो देख लीजिए। सोडियम की अधिकता से शरीर में रोग कौन सा हो जाता है वो देख लीजिए। तो देख लीजिए क्या क्या होता है। बीपी हाई होना, और जब बीपी हाई होगी तो सीधी सीधी बात है हृदय से संबंधित रोग होंगे, हृदय से संबंधित रोग। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए। अब देखिए, कैल्शियम पढ़ाया, पोटेशियम पढ़ाया, पोटेशियम पढ़ा दिया? अच्छा नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा। कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, तीन चीजें पढ़ा दिया। ये तीन सबसे ज्यादा आवश्यकता वाले हैं। उसके बाद जिनकी आवश्यकता होती है वो से देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा स्लो रहूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं। चलिए, तो इसके बाद मैं देख लेता हूं पोटेशियम। किसको? पोटेशियम। पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है भाई? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। तो ये जो पोटेशियम होता है इसकी आवश्यकता कितनी होती है? चलिए, हमारे शरीर में मात्रा, शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है? शरीर में मात्रा कितनी होती है? मात्रा देख लेते हैं। तो शरीर में मात्रा जो होती है वो लगभग 250 ग्राम होती है। 250 ग्राम, हाँ, 250 ग्राम होती है। दैनिक आवश्यकता कितनी होती है ये देख लेते हैं। दैनिक आवश्यकता, तो दैनिक आवश्यकता कितनी हो जाएगी भाई? तो दैनिक आवश्यकता 1.5 से 6 mg पर डे की बात है। इतना नोट कीजिए, छोटा कर दें। चलिए, इतना नोट कीजिए। इसका बहुत ज्यादा कार्य है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, ज्यादा कार्य नहीं है, ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब स्रोत देख लेते हैं। स्रोत क्या हो गए? दूध मत छोड़िएगा, मांस, जितने भी खनिज लवण है, दूध, मांस, अंडा, दूध, मांस और अंडा, लीजिए, हो गए। और रोग की बात कर लें, मतलब इसकी
इसका कार्य देख लेते हैं, रोग का है, इसका कार्य देख लें, इससे रोग थोड़ी देखेंगे। रोग तो वही, जब इसका कार्य रुक जाएगा तो वही कार्य रोग में हो जाएगा। तो कार्य क्या है भाई? रक्तदाब को नियंत्रित करना, रक्त दाब को नियंत्रित करना और हृदय की धड़कन को, हृदय गति को नियंत्रित करना, हृदय गति को क्या करना? नियंत्रित करना। देखिए बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन ये प्रश्न बनाने के काबिल होते हैं। ये जो तत्व है ना, तत्वों से प्रश्न पूछ लेता है, और जब तत्वों से प्रश्न पूछ लेता है, खनिज लवण से प्रश्न पूछ लेता है ना, आप लोग तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये लगातार नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, खनिज लवण कोई नहीं लगातार पढ़ता है। इसीलिए अगर यहां से प्रश्न बन जाता है तो उलझा के रख देता है। इसको शॉर्ट कीजिए जल्दी। चलिए आगे चलें, दूसरा पेज लेते हैं। लीजिए अब चलते हैं, मैंने दो प्रकार के बताया था, मेजर और ट्रेस। खनिज लवण मैंने क्या बताया था? मेजर और ट्रेस। मेजर का मतलब जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा में, और ट्रेस का क्या मतलब होता है? जिनकी मात्रा हमारे शरीर को कम होती है। कम में आ गए आयोडीन, आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर को कम होती है ना। आयोडीन को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, आई से प्रदर्शित करते हैं आयोडीन को, ठीक। अब आई से प्रदर्शित करते हैं तो इसकी मात्रा हमारे शरीर को कितनी, हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए? तो मात्रा जो हमारे शरीर में होती है 20 मिली होती है, मिलीग्राम। भाई शरीर को 20 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। दैनिक आवश्यकता फिर कितनी हो जाएगी? दैनिक आवश्यकता बताइए, मिस कर गए। देखिए ये प्रतिदिन की आवश्यकता है, ये प्रतिदिन की आवश्यकता है भाई। और इतना देखिए, इतना देखा, प्रतिदिन आवश्यकता, ये बच्चों की आवश्यकता है, बच्चों में इसकी आवश्यकता। वयस्कों में देख लें तो वयस्कों में जो इसकी आवश्यकता होती है ना, वो कितनी होती है? 100 से 120 मिलीग्राम, 100 से 120 मिलीग्राम, ये हो गई। अब ये जो आयोडीन है, ये निर्माण करता है थायराइड ग्रंथि का। किसका निर्माण करता है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन जो होता है, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? तो इसमें ही तांबे की अधिकता पाई जाती है भाई। तांबा, जिसे आप लोग कॉपर कहते हैं, Cu, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। जिसे आप लोग क्या कहते हैं? Cu यानी कि कॉपर। अब सोचिए, हमारे शरीर को कॉपर की भी, तांबे की भी आवश्यकता होती है। नोट कर लीजिए, पहले इनको नोट कीजिए। हो गया? चलिए इसमें थोड़ा सा और है, उसको भी लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। लीजिए, आयोडीन हो गया। आयोडीन में इसकी कमी से कौन सा रोग? आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है? ये तो पढ़ाया गया है ना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। और ये किससे संबंधित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि में कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। सारी जानकारियां मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बस कमी से रोग, ये हो गया। मिक्सोडिमा कुछ होता है क्या? वयस्कों में होने वाला रोग, वयस्कों में रोग क्या होता है? मिक्सोडिमा, मिक्सोडिमा।
आयोडीन की कमी से होता है मिक्सोडिमा। हाँ, तो आपने वयस्कों का लिख लिया, इनका लिख लिया। गर्भवती महिला को इसमें सबसे ज्यादा की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला में इसकी आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है, 150 पहुंचा दीजिएगा, 150 mg। और इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि गर्भवती महिला है, इनको आवश्यकता होती रहती है। गर्भवती महिला को आवश्यकता ज्यादा क्यों होने लगती है? क्योंकि उनके पेट में बेबी होता है। बेबी जब होता है तो उसमें सारी तत्वों और मतलब सोच लीजिए, एक इंसान जब इतनी मात्रा ले रहा है, तो जब एक ही साथ दो इंसान को उसकी आवश्यकता होगी तो दो गुना नहीं हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा ना। चलिए नोट कर लीजिए, जो भी चीजें हैं नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? अरे जब तांबा हो गया तो तांबे के साथ लोहे का भी तो करना चाहिए। लोहे की बात कर लें। लोहा यानी कि आयरन, प्यार से बोलिए तो आयरन। क्या है भाई? आयरन। आयरन को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा। लोहा सिंघुल। इसको दर्शाने के लिए Fe से दर्शाते हैं, फेरिक आयरन लोहा। ये क्या होता है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है भाई। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सारी चीजें जब हमको लग रही हैं, सबकी आवश्यकता हमें है, तो होनी भी चाहिए। इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, इसका संग्रह कहाँ कहाँ होता है, तो सारी बातें आप लोग जानते रहिए कि इसका जो निर्माण है अस्थिमज्जा में, किडनी में, लीवर में, इन सभी जगहों पर होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में, किडनी में, लीवर में। एक मिनट करते हैं, ठीक है? तो ये कार्य करता है यहाँ पर। रुकिए एक मिनट, अच्छा बोल देते हैं उसके बाद। तब तक आप लोग ये अच्छा कुछ लिखे ही नहीं है। हेलो, करते ही भाई, 2 मिनट में कर दो। चलिए आ जाइए। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है शरीर में? शरीर में कहाँ? अस्थि मज्जा में, ठीक है? अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के बीचों बीच जो गुदा दिखता है आपको, जो गुदा होता है वही तो अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा में, किडनी में, किडनी मतलब गुर्दा, किडनी में, लीवर में, ठीक है? इन जगहों पर पाया जाता है। और क्या होता है? स्रोत इसका क्या होता है? स्रोत क्या होता है भाई? स्रोत इसके बड़े अच्छे अच्छे हैं, जैसे दूध हो गया, हल्दी हो गई, दूध हो गया, हल्दी हो गई, मेवे हो गए, दूध, हल्दी, मेवे, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी हो गई, सब्जियां हो गई, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, पूरा पत्तेदार लिखिए आप, जैसे पालक है ना उसी तरह से पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है? पत्तेदार सब्जियां हो गई। इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है? तो लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। जब इन सभी चीजों का पाया जाता है, तो जैसे अभी आटा भी तो है, आटे में भी तो पाया जाता है, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद बात कर लें हम लोग, कार्य क्या होता है इसका? कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है ऊर्जा का संरक्षण करना। ऊर्जा का संरक्षण करना हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा का संरक्षण करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का संरक्षण करता है, पाचन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पाचन को नियंत्रित करता है, पाचन को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। कौन? तो आयोडीन, ठीक? ये हो गया, कार्य हो गया। एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें।
इतना तो दिख ही रहा है। चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी 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 से नोट कीजिए। हो गया सारा काम? अगर हो गया हो तो थोड़ा सा और चल जाएं आगे। हाँ, रोग, कमी से रोग, ये हो गया। कमी से रोग का मतलब क्या हो गया भाई? कमी से रोग का मतलब है आपके एनीमिया हो जाना। एनीमिया अभी बार बार मैंने पढ़ाया था आपको विटामिन के हिस्से में, इसीलिए बहुत ज्यादा की जरूरत अब नहीं है आपको, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई। अगर जल की बात कर लें तो जल तो कोई पढ़ाता है नहीं, जल कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन हमारे शरीर का सबसे ज्यादा भाग किसका होता है? खनिज लवण में तो जल का होता है। शरीर के भार का लगभग 65 से 70%, 75% क्या होता है? जल होता है। हमारे शरीर में जल कितना होता है? तो जल हमारे शरीर के भार का लगभग 60 से 70% भाग क्या होता है? जल होता है हमारे शरीर में। ताप का नियंत्रण करता है हमारे शरीर में, क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर ले जाने का कार्य करता है। लेकिन जल को पढ़ा नहीं जाता है। हम लोग पढ़ लें, चलिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं, इसी में पढ़ लें। आइए इसी में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा काहे अलग जाए। लीजिए एक अलग रंग ले ले रहे हैं, लीजिए हो गया। जल की बात करें, जल H2O, जल मतलब H2O। इसकी शरीर हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत? 60 से 75% इसका भाग होता है जल का। ताप का नियंत्रण करता है हमारे शरीर में। ताप नियंत्रण कौन करता है? ताप का नियंत्रण करता है ये। और उत्सर्जन में सहायक होता है, उत्सर्जन में सहायक होता है कौन? यही। कोशिका निर्माण में सहायक होता है, कोशिका निर्माण में सहायक होता है कौन? कोशिका। कोशिका निर्माण में जल, कोशिका निर्माण में सहायक होता है। पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है जल। इसकी कमी से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन होने से 10% का डिहाइड्रेशन हुआ तो चलिए ठीक है, तबीयत खराब होगी। 20% डिहाइड्रेशन हो जाए तो तुरंत इंसान की क्या हो जाएगी? 20% का डिहाइड्रेशन, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इतना ये सोचिए, जल की इतनी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो ये कार्य किसके हो गए? जल के हो गए। लीजिए सारी चीजें आपके लिए हो गई। हाँ, एक और चीजें आप लोग जानते रहिए कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक भाग लेता है, बस। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं, तो पहले देख लीजिए, अभी अभी जल पढ़ाया है। जल H2O होता है। जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा हो गई। ताप का नियंत्रण करता है, उत्सर्जन में सहायक होता है, कोशिका निर्माण में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है, इसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है कौन? जल। उसके बाद है आयोडीन, यानी आयोडीन कह रहे हैं, आयरन है। आयरन का मतलब लोहा होता है। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। Fe से प्रदर्शित करते हैं। और ये कहाँ कहाँ निर्माण होता है इसका? हमारे शरीर में इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में हो गया, किडनी में हो गया, लीवर में हो गया, तो यहाँ पर इसका निर्माण देखा जाता है। निर्माण के बाद बात करते हैं स्रोत की। स्रोत में कौन सा होता है? दूध होता है, दही होता है, हल्दी होता है, मेवे होते हैं, आटा होता है, हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसमें आयरन पाया जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है आपके कार्य का। कार्य में ऊर्जा का संरक्षण करता है, ऊर्जा के संरक्षण, पाचन को नियंत्रित करता है, आरबीसी का निर्माण में सहायक होता है। आगे कमी से रोग क्या होता है? तो एनीमिया हो जाता है। मैंने बार बार आपको बताया कि एनीमिया होता है जब तो हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जो ऊर्जा का संरक्षण करता है। ये कार्य। पांचवें पर आते हैं, पांचवा है आयोडीन। आयोडीन को आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिदिन की आवश्यकता जो होती है बच्चों में कितनी होती है? 20 ग्राम होती है, 20 मिलीग्राम होती है। और वयस्कों में इसकी आवश्यकता लगभग 120 से 150 ग्राम की होती है। गर्भवती महिला में इससे अधिक की आवश्यकता होती है, गर्भवती महिला में इससे अधिक की आवश्यकता होती है। बात आती है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है
थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन के बाद हमारा जो आयोडीन होता है वहीं पर संग्रहित होता है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। बच्चों में कीटोन होता है, बच्चों में क्या हो जाता है? बच्चों में कीटोन नाम का रोग हो जाता है और वयस्कों में मिक्सोडिमा नामक रोग हो जाता है। लिखा हुआ है, मैं आपको देख रहा हूं, इधर बोल रहा हूं, आप लोग मेरी आवाज सुनिए, इसमें देखते रहिए। हो गया? मिक्सोडिमा हो गया। चलिए, अच्छा, बच्चों का नहीं लिखा है तो बच्चों का लिख लीजिए ना। बच्चों में कीटोन होता है, बच्चों में क्या हो जाता है? बच्चों में कीटोन हो जाता है। ठीक, कीटोन। अब ये तो हो गया, चले आगे, आ जाओ भाई। हाँ, पेज नंबर 4, पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा हमारे शरीर को कम होती है। पोटेशियम की मात्रा कम होती है, कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसकी दैनिक शरीर में मात्रा कितनी होती है? 250 ग्राम होती है। दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 1.5 से 6 मिलीग्राम होती है। और स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, अंडा होता है। स्रोत क्या है? दूध, मांस, अंडा है। इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। कार्य क्या होता है? रक्तदाब और हृदय की गति को नियंत्रित करना। ठीक, चलिए आ जाते हैं सोडियम पर। सोडियम क्या है भाई? सोडियम हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है, यानी इसे प्रदर्शित करते हैं। जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, देखिए हो गया, संतुलन बनाए रखता है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है और साथ ही साथ शरीर हो गया भाई बीपी। हाँ, अधिकता से बीपी हो जाता है, हृदय संबंधी रोग। बीपी जहां भी होगा वहां हृदय संबंधी रोग जरूर हो जाएंगे। आगे, फास्फोरस। फास्फोरस हमारे शरीर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आवश्यकता वाला खनिज लवण लिखा हुआ होगा। 1% इसकी शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? शरीर के भार का 1%, जितना वजन शरीर का होता है उसी का 1% निकाल लीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, 100 से भाग दीजिए, जो मात्रा आ जाएगा वही हो जाएगा उसकी मात्रा। खनिज लवण की आवश्यकता में दूसरा स्थान होता है, हो गया। स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, अंडा, मछली, यही सब इसके भी स्रोत है। सब्जियां, मेवे। दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 500 से 700 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब इसका कार्य क्या होता है? फास्फोरस मैंने बताया है, हड्डियों और दांतों में मजबूती प्रदान करना, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना। और ये जो अलग से लिखा हुआ है, ये आपको एक वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। एक वीडियो में ये जो सारे खनिज लवण है ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं मेरे भाई, इसीलिए इसकी आवश्यकता। दांतों के इनेमल के भाग को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि दांत का सबसे मजबूत भाग क्या पूछा जाता है? इनेमल होता है। इनेमल को मजबूती कौन प्रदान करता है? तो फास्फोरस प्रदान करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। दांतों को रंग कौन प्रदान करता है? तो दांतों को रंग प्रदान करता है कैल्शियम। इतनी ज्यादा मात्रा आपको कोई नहीं बताने वाला है। लीजिए, नंबर 1 पर आ गए। नंबर 1 पर है क्या? नंबर 1 पे भाई ऊपर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कैल्शियम है। आ जाओ, कैल्शियम। कैल्शियम को सी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज लवण की आवश्यकता होती है कैल्शियम है। 2% हमारे शरीर के भार का होता है। हमारे शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 2% होता है। दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता क्या होती है? अभी देखिए, लास्ट में बताया था मैंने, 1200 ग्राम, 1000 से 1200 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। और ये देखिए, हमारे शरीर का मात्रा में भाग करेंगे तो 1200 ग्राम इसकी मात्रा होती है। स्रोत क्या होता है इसका? स्रोत हो गया दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली और सब्जियां हो गई। और कार्य क्या होता है? हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना और इनके निर्माण में सहायक होना। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होना, साथ ही साथ रक्त स्कंदन में सहायक होता है। अगर ये प्रश्न आ गया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कौन सा विटामिन होता है जो रक्त को जमाने में सहायक होता है? कौन? विटामिन के सहायक होता है। हार्मोन प्रोटीन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये होते हैं प्रोटीन। फिर उसके बाद कौन सा तत्व इसमें सहायक होता है? तो कैल्शियम सहायक होता है। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा तत्व है, ऐसा खनिज लवण है, खनिज पदार्थ है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा, प्रचुर मात्रा बनी रहती है। प्रोटीन की मात्रा बनी रहती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर के वृद्धि एवं विकास रुक जाएगा। इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है कि शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। अब कैल्शियम की वजह से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां मजबूत होती है तो सूर्य के प्रकाश से हम लोग विटामिन डी अच्छे तरीके से ले पाते हैं। और विटामिन डी जब अच्छे तरीके से ले पाते हैं तो फिर क्या कार्य होता है भाई? विटामिन डी
की कमी से होने वाला रोग हमारे शरीर में जो होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स के बाद मैंने लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है ओस्टोपोरोसिस। ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोपोरोसिस क्या होता है भाई? तो ओस्टोपोरोसिस जो होता है ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है तो भाई हड्डियों में ही क्या होगी, हड्डियों की मजबूती और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है यार, हड्डियों का टेढ़ापन और मजबूती कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। और ये जो ओस्टोपोरोसिस है इसी को हम लोग कुबड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुबड़ा हो जाना। उसके बाद आगे क्या है? ओस्टोपोरोसिस के बाद ऑस्टोमेलेशिया है। ऑस्टोमेलेशिया क्या होता है? ज्यादातर स्त्रियों में होता है। हड्डियों से कैल्शियम बाहर आने लगता है। हड्डियों से कैल्शियम बाहर अगर आने लगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी और शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे काम हो गए भाई आपके। कुछ बच रहा है क्या? दैनिक आवश्यकता देख लीजिए। दैनिक आवश्यकता 400 से 500 ग्राम है। मैंने बताया था कि बच्चों में इसकी आवश्यकता बच्चों में भी यही आवश्यकता होती है, वयस्कों में भी यही होती है। किशोरावस्था के समय थोड़ी सी ज्यादा की आवश्यकता होती है, 600 से 700 मिलीग्राम होती है। और साथ ही साथ गर्भावस्था में इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? तो गर्भावस्था में इसकी मात्रा होती है 1000 से 1200 मिलीग्राम हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर के भार का लगभग वजन में देखा जाए तो 1200 ग्राम होता है। 1200 ग्राम यानी कि 1 किलो से अधिक होता है। और कुछ बच रहा है भाई? देख लीजिए, कुछ बच रहा है? अब तो नहीं लग रहा है कुछ बच रहा है। ऑस्टोपोरोसिस हो गया, मांसपेशियों में ऐंठन हो गया, ऑस्टोमेलेशिया हो गई, हाँ सारी चीजें हो गई। तो अब देखिए, ये भाई मेरा वादा है कि किसी और वीडियो में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। एक जगह पर ये सारे के सारे खनिज तत्व तो नहीं मिलने वाले हैं। इनके उपयोग क्या है, इनके कार्य क्या है, दैनिक आवश्यकता क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके स्रोत क्या है, तो सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में आपको ले आकर दे दिया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो भाई भगवान ही मालिक है आप लोगों का। मैं तो आपको सारी चीजें देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त? तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।